दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि हम ऐसे का एक श्रृंखला एक सीरीज लेके आ रहे हैं। मैंने कई सारे सब्जेक्ट पे ऐसे बनाया है और ये बेसिकली बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी को ध्यान में रख के ये ऐसे हम बना रहे हैं। जिससे हम आपको बताया कि हम फालतू का क्वेश्चन नहीं लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग किस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, उसी हिसाब से हम बैटिंग करना सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आइए हम देख रहे, आज आपको बोर्ड पे 3 ऐसे दिखेगा। आप देखिए साथ में 3 ऐसे लिया हुआ है। ये खंड बी यूपी पीसीएस में 3 खंड में ऐसे आता है और बिहार का भी ऐसा ही अनुमान है कि ऐसे 3 खंड में आएगा। ठीक, 3 खंड में ऐसे आएगा। तो मैंने इस ऐसे में कोई दम नहीं था यार, कोई मतलब दम ही नहीं था। हम जब ऐसे को देखे तो मुझे लगा यार ये भी कोई ऐसे होता है क्या। तो इसलिए मैंने तीनों ऐसे को एक साथ आज लिया है। इससे पहले मैंने एक ऐसे को एक्सप्लेन करता था आपके सामने, लेकिन आज मैंने तीनों ऐसे को लिया इसलिए कि मुझे ऐसे में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देखिए हम आपके सामने ऐसे पढ़ रहे हैं। पहला ऐसे क्या है, अंध औद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आप क्या करते हैं, उस सेंटेंस से, उस निबंध से, उस ऐसे से, उस क्वेश्चन से मुख्य वर्ड को चुनते हैं अपनी भूमिका को प्रारंभ करने के लिए। मुख्य वर्ड, अब देखिए हम पहले ऐसे में देखते हैं कि मुख्य वर्ड इसमें क्या हो सकता है, जिसका व्यापक मीनिंग होता है वो मुख्य वर्ड होता है। देखिए क्या कर, अंध औद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। दैट मीन्स क्या, अगर आप अंध औद्योगिकीकरण को अगर मेन वर्ड लेते हैं, सपोज कीजिए आपने इसे मेन वर्ड ले लिया, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है ना। तो मेन वर्ड अगर आप ये लेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा है ना कि पर्यावरण को किस तरीका से अंध औद्योगिकीकरण प्रदूषित कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये होता कि अंध औद्योगिकीकरण पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहा है तो आप ले सकते थे, लेकिन यहां जो मुख्य वर्ड है वो है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को बहुत तरीकों से प्रदूषित किया जा रहा है, बहुत तरीकों से। इसमें एक प्राकृतिक कारण भी होता है। पर्यावरण प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण भी होता है। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो ज्वालामुखी आता है ना, ज्वालामुखी क्या है, उससे जो राख निकलता है, तो ज्वालामुखी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का एक स्रोत है ना। लेकिन आपको क्या, यही हम क्या बताएं आपको कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ ये बताना है कि ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंध औद्योगिकीकरण किस तरीका से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो अब आप समझ गए कि मुख्य वर्ड इसमें क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण। अब आप पर्यावरण प्रदूषण को एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, या पर्यावरण प्रदूषण पे आप किसी का स्टेटमेंट भी, मैंने बताया कि स्टेटमेंट भी आप कोट कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि ब्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कि प्रकृति में सभी के जरूरत के लिए है। उनका उन्होंने स्टेटमेंट है गांधी जी का, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट है ना। तो ब्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा है, हम अपने लालच में, हम अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, हम अपने शारीरिक सुख के लिए, हम अपने लाइफ को और अधिक लग्जरियस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ब्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर रहे हैं ना। तो आप गांधी जी का कोट भी कर सकते हैं। अन्य अगर किसी महापुरुष का कोट अगर आपको पता हो, जैसे आप सुंदर बहुगुणा जो चिपको आंदोलन चला था, कई बार वृक्ष बचाओ आंदोलन, इन सब का आप इस पर में कोट कर सकते हैं इस निबंध में। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण आप जानते हैं क्या है, प्रकृति में जो प्राकृतिक संतुलन है, संतुलन का विसंतुलित होना या असंतुलित होना, जिसे इकोसिस्टम का विनाश होना, इकोसिस्टम में अपरिवर्तन, असंतुलन पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। इसके आप अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। देखिए यहाँ इसमें सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि वायु प्रदूषण का स्रोत है, वो नहीं कह रहा है ना, आपको कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के अंतर्गत जल, मृदा, वायु, जैव मंडल, इकोसिस्टम, हर चीज आता है ना। तो अब आप समझ गए कि ऐसे को, इस ऐसे को किस दिशा में ले जाना है। तो आपको कैसे बताना है
कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसको आप एक्सप्लेन कर दिए भूमिका में, किसी का स्टेटमेंट, गांधी जी का ही स्टेटमेंट कोट कर दिए, और फिर आप आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके आइए हम देखते हैं, या आइए हम इस बात का परीक्षण करते हैं कि किस प्रकार से अंध औद्योगिकरण, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जिसमें ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख रहे हैं, अंध औद्योगिकरण की कहीं भी इंडस्ट्री लग रहा है, कहीं भी इंडस्ट्री लग रहा है, कहीं पे घर बस रहा है, इंडस्ट्री से क्या उत्पादन हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है। आप इसमें IPCC, अगर थोड़ा सा निबंध है इसमें आपको खुला ओपननेस होता है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ काम करती है इसको लेके, UNEP काम करती है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीका से उन्होंने कहा है कि अंध औद्योगिकरण पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब बता दिया आपको कि मृदा को कैसे प्रदूषित करना, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जल को कैसे प्रदूषित कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वायु को कैसे प्रदूषित कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो हमारा जैव विविधता है, जैव विविधता पर्यावरण में आता है ना, जैव विविधता किस तरीके से प्रदूषित कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वायुमंडल को बता है दिए, मानव इकोसिस्टम को, तो जितना है इसमें पर्यावरण अंतर्गत, उससे वह अंध औद्योगिकरण से किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है आपको इस एस्से में उसको एक्सप्लेन करना था। आपके पास कोई डाटा हो, जिससे जल, आप समुद्र का भी जिक्र कर सकते हैं, झील का जिक्र कर सकते हैं, नदी का जिक्र कर सकते हैं, तालाब का जिक्र कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसान का यूरिया का जिक्र मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे किसान के बारे में नहीं पूछा गया है ना। इन इंडस्ट्रियल ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ आप केमिकल इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, चीज़ें हमें वही लिखनी होती है, थोड़ा सा उसको घुमाना पड़ता है। आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे किसान जो खेत में यूरिया देता है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वो इंडस्ट्री नहीं है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये हम समझ रहे हैं कि आप इस ऐसे को समझ गए होंगे कैसे लिखना था। इस ऐसे में कुछ नहीं है। अब अगला हम चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। ये कोई बताने वाला है यार, ये कोई ऐसे है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। आपको यहाँ पे मेन वर्ड चुनना है, दैट मीन्स क्या, कृषि। कैसे, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको एक बाउंड्री दे दिया है। ये नहीं कह रहा है ना कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, अगर ये होता अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, दैट मीन्स आप इंडिया के बाहर विदेश, अमेरिका में क्या भूमिका है, चाइना में क्या भूमिका है, जापान में क्या भूमिका है, आप उसकी जिक्र करते। लेकिन यहाँ पे वो आपको बाउंड्री दे दिया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स आपको इसमें इंडस्ट्री के बारे में नहीं लिखना है ना, कि इंडस्ट्री किस तरीका से क्या भूमिका है, नो। लेबर क्या भूमिका है, नो। कृषि क्या भूमिका है, इसमें आपको डाटा, जैसे आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के स्पेशल पूछा गया है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में कृषि का कितना, GDP में कितना योगदान है, इसके एक्सपोर्ट में, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या योगदान है कृषि का, रोजगार देने में कृषि की क्या भूमिका है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आता है, असमानता कम करने में क्या भूमिका है। दैट मीन्स कि इसमें आप उसमें बाजार का भूमिका नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कृषि, आपको दे दिया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन आप शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर का क्या परिभाषा बताइए, एग्रीकल्चर क्या है, भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार का परिभाषा है, आपका अपना एग्रीकल्चर का डिफिनेशन लिख लेंगे कि एग्रीकल्चर, और पता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक, आप इसको ऐसे को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, तो कहाँ का भूमिका बता दिए, अर्थव्यवस्था, GDP, रोजगार, सशक्तिकरण, पॉवर्टी मिटाना, पोषण, सब अर्थव्यवस्था में आता है, तो आप इसका जिक्र कर लेंगे, कृषि क्या भूमिका है, ठीक। अब उसके बाद देखिए तीसरा ऐसे है, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, थोड़ा सा ठीक लगा, बढ़ती क्षेत्रीयता, इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। देखिए इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें हम मेन वर्ड कौन सा चूज करें, होता होगा ना आपके सामने चुनौती होगा कि यार इसमें हम कौन सा मुख्य वर्ड चुने, किससे हम भूमिका लिखना शुरू करें। देखिए क्षेत्रीय
यहाँ जो है इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता। क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता में आपको मतलब मुख्य वर्ड कौन सा लग रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं जिसके पास वजन हो, जिस वर्ड के पास वेट हो, राष्ट्रीय एकता है ना। एक राष्ट्रीय एकता, भारत राष्ट्रीय एकता के नीचे काफ़ी सारी क्षेत्रीयता है। आप यहाँ शुरू कर दीजिए, राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी, भारत एक अखंड राष्ट्र है, समझ गए आप, जिसके अंदर अनेकों क्षेत्रीय विविधताएं हैं। भारत की यूनिटी भारत संविधान से तय हुई है, संविधान हम सबको यूनिटी में बनाया हुआ है। हम क्या नाम उसका, अविभाज्य राज्यों के विभाज्य राज्यों के अविभाज्य संघ है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से राष्ट्रीय एकता, ये इसका राज्य वाला पक्ष हो गया, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, एक दो शब्द होता है, एक शब्द होता है राज्य, अगर आपको मालूम हो तो, ठीक है, और एक शब्द होता है राष्ट्र, दो चीज होता है, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। ये गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट, ये कल्चर संस्कृति। तो मैंने जब आपको बताया वो गवर्नमेंट वाला पक्ष, संविधान हमारा गवर्नमेंट का पक्ष है, ठीक है। और राष्ट्रीय कल्चर संस्कृति, अब आप जानते हैं कि कहा जाता है कि आप जिस स्टेट पीसीएस का निबंध लिखने जा रहे हैं वहाँ पे किस पार्टी की गवर्नमेंट है, किस विचारधारा की गवर्नमेंट है, थोड़ा उसको ध्यान में रखना होता है। आप राष्ट्रीय एकता में भारतीय संस्कृति का पूरा बखान कर दीजिए कि राष्ट्रीय एकता हमारी आज से नहीं, प्राचीन समय से ही भारत राष्ट्रीय एकता को निरूपित करते आया है, ठीक है। यह हम दुनिया में राष्ट्रीय एकता के उदाहरण है। हमारे यहाँ किस तरीक़ा से अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति का समावेशन हुआ है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्राचीन समय की संस्कृति, मेडिवल इंडिया की संस्कृति, मॉडर्न इंडिया की संस्कृति, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि भूमिका आप इसमें लिख लेंगे। अगर आपको इसके बाद भी नहीं आता हो कि सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि वीडियो की अपनी एक समय सीमा होती है, तो आप हमसे संपर्क करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फिर आगे हम आपको गाइड करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल कहाँ से लेना है, बढ़ती क्षेत्रीयता, क्या क्षेत्रीयता नहीं बढ़ रही है क्या? आप जो भी उत्तर प्रदेश के होंगे आपको पता है कि बुंदेलखंड जो एक रीजन है, क्या बुंदेलखंड रीजन में मांग हो रही है कि नहीं हो रही है? स्वायत्ता की मांग हो रही है। विदर्भ महाराष्ट्र में मांग हो रही है, सौराष्ट्र में मांग हो रही है। अगर आपको जानकारी हो तो अभी त्रिपुरा, जो त्रिपुरा लैंड, बृहद त्रिपुरा की बात चल रही है, बृहद नागालैंड की बात चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में तो हो ही रहा है। तो आपको इन्हीं सब एग्जाम्पलों को इसमें जिक्र करना है और थोड़ा सा ये बताना है अपने बॉडी पार्ट में जाके कि किस तरीका से इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, बढ़ती क्षेत्रीयता, राष्ट्रीय एकता को थोड़ा बहुत चुनौती, ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम लिख देंगे कि चुनौती उत्पन्न कर, नहीं भाई, बढ़ती क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। सिर्फ इस शब्द का यूज करना है कि प्रभावित करती है, परंतु हमारे संविधान में इतनी सुंदर व्यवस्था किया गया है, यह क्षेत्रीयता को संतुष्ट किया गया है, उसे स्वायत्ता का अधिकार दिया गया। इसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितनी स्वायत्ता दी गई है। कश्मीर को स्वायत्ता दिया गया था, तो कश्मीर की जगह आप यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन जो राज्यपाल के द्वारा क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट में, क्या है, स्वायत्ता ही तो है। आज भी अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान में आर्टिकल 370 के अलावा 371 भी है, और उसके अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग राज्यों को स्वायत्ता दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा क्या है भाई, ये क्षेत्रीयता ही तो है, उसी को सेटिस्फेक्शन किया गया है। अब आप ये, तो इस तरह के एग्जाम्पल को देख आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय अखंडता, स्वायत्ता का ध्यान रखा गया है, संविधान के स्तर पे भी, राष्ट्र के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी। अधिक हमारे क्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे पंजाब ले लीजिए, क्या है, पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी है, अलग क्षेत्रता है, क्या उसे कोई पर्व त्यौहार मनाने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, आप सेट करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ बढ़ रही है। अब देखिए जैसे एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आपको जब निष्कर्ष लिखना हो बॉडी के लास्ट में, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, उन्होंने अपने क्षेत्रीयता का सम्मान नहीं किया। बांग्लादेश को अपना कभी नहीं समझा, क्षेत्रीयता का सम्मान नहीं किया, तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। आपको एग्जाम्पल देना है, लेकिन इसके ये नहीं लिखना है कि अगर हम सम्मान ना करें तो भारत बट नहीं। आप उसको यहाँ पॉजिटिव पक्ष लिखें, हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एक संविधान डॉक्यूमेंट, एक विजन दिया गया जिसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय एकता का भी सम्मान, और जिसमें राष्ट्रीय एकता का भी सम्मान और क्षेत्रीयता का भी सम्मान रखा गया है। और आप फिर पॉजिटिव नोट पे अपना आंसर को समाप्त करेंगे। अब हम समझ पा रहे हैं
कि ये तीसरा ऐसे भी आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और आपको अगर अच्छा लगे यार तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं यूपी पीसीएस बीपीएससी को लेके ये निबंध तैयार कर रहा हूँ, और अगर आपको इससे नहीं बन पाता तो मैंने बताया कि आपको वीडियो की एक समय सीमा होती है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।